हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन नाउन्स। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि यहां एक स्लाइड है जिसके ऊपर यहां पर नाउन्स लिखा हुआ है और इस स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हुए we'll try to know how nouns are used in our day-to-day lives and how questions based on nouns are asked in your examinations. So we'll begin with the first slide. मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि यहां मैं फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करूंगा। This begins with the learning objectives. यानी इस प्रेजेंटेशन को पूरा कर लेने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे उसका एक लेआउट, उसका एक आउटलाइन इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं। I'll start with the first heading जो हमारे सामने आप देख रहे हैं यहां पर, मीनिंग। That means what does a noun mean? नाउन की मीनिंग के बारे में हम जानेंगे, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और बहुत सारी चीजें उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। उसके बाद में टाइप्स एंड यूजेस ऑफ नाउन्स, कैसे हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ये जान लेने से थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। While encountering any new word, you'll find yourself in a position of ease. आपको आसानी महसूस होगी, आप जल्दी सीख पाएंगे। तीसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन्स। इसको मैंने थोड़ा सा केवल इस प्रकार के नाउन को, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और एक कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा मैंने डिस्टिंग्विश किया है, डिफरेंशिएट किया है, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाकी नाउन से थोड़े से डिफरेंट है। इन पर थोड़ा हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक एक्सरसाइज भी इसके ऊपर बेस्ड है, आगे जो प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएगी। देन नाउन एंड जेंडर। जो लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह नहीं बोलते हैं, फॉर दोज पीपल जिनके लिए इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है, वे लोग अक्सर जेंडर के इस्तेमाल में और सिंगुलर प्लूरल बनाते समय कई सारी गलतियां करते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज का टच आ जाता है। लोकल लैंग्वेज से जब वे अनुवाद करते हैं, हिंदी हुई अथवा किसी अन्य भाषा से अनुवाद करते समय उस लैंग्वेज का टच आ जाएगा उसमें, और इस वजह से नाउन और जेंडर में गलतियां होती हैं। देन पॉसेसिव केस हम कैसे बनाते हैं, किसी चीज पर किसी नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए हम कैसे अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत कुछ पूछा जाता है, कॉमन एरर्स। नाउन ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, तो एज अ वर्ड ऑफ कॉशन जो लोग बैंकिंग प्रिपरेशंस कर रहे हैं और फॉर दैट मैटर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस, नाउन्स में बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है। देयरफॉर आवर सजेशन इज टू गो विद द फ्लो। आप इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मगअप करने का प्रयास न करें, एक आधा सवाल, मैक्सिमम 2 या 3 सवाल, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, यहां से ग्रामर की शुरुआत करते हैं, तो इसलिए इसको जान लेने में कोई बुराई नहीं है। I will begin with the second slide. मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं। Here we see, इस स्लाइड को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सेकंड स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। एक आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने कई सारी चीजें ली हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। I'll start with reading this slide. इस स्लाइड को जो लिखा है उसको रीड करते हैं। Noun comes from the Latin nomen, यानी एक लैटिन वर्ड है जिससे नाउन की ओरिजिन हुई है। इस वर्ड, इंग्लिश वर्ड नाउन का ओरिजिन हुआ है और जिसका मतलब होता है नेम, यानी कि बुनियादी रूप से नाउन मतलब नाम। नेमिंग वर्ड्स आर रेफर्ड टू एज नाउन्स। किसी भी चीज में अगर आपको नाम का आभास हो तो आप उसे दावे के साथ कह सकते हैं कि साहब ये कोई ना कोई प्रकार का नाउन होगा। हम एग्जाम्पल से इस बात को देख सकते हैं। यहां पे देखते हैं, दस अ नाउन इज, अतः नाउन है। क्या है नाउन, क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं यहां पर पॉइंट आउट करके भी बता देता हूं। Noun is the name of a person, place, thing, event, substance, quantity, या फिर किसी कोई क्वालिटी या फिर कोई फीलिंग, बहुत सारी चीजें। Anything that can be named is referred to as a noun. जिसको आप नामांकन जिसका कर सकते हैं, जिसको आप नामित कर सकते हैं, वह नाउन है। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा इसे फास्ट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन बहुत आसान होती है, मोस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ इट। स्कूल लेवल पर आपको आपके टीचर्स ने बताया है, भले ही आप किसी बोर्ड से पढ़ के आए हो, इवन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं होते हैं वहां पर भी नाउन का एक फेयर आइडिया दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। तो लेट, लास्ट मंथ, आर रिलेटिव्स बॉट अ कार, ये सारे जितने वर्ड्स आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉलेमी द अर्थ लाइज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जिनको हमने येलो से यहां पर पॉइंट आउट किया गया है। ये सारे वर्ड्स किसी ना किसी नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं।
और इस वजह से ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं और इस वजह से ये क्या है, नाउन। तो विल मूव अ बिट फास्टर। इस स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ टाइप्स ऑफ नाउन्स, कैटेगराइज करते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग सिस्टमैटिकली, द बेस्ट वे इज टू कैटेगराइज इट। क्योंकि जब आप कैटेगराइज करते हैं तो रिलेटेड सब पार्ट्स के जितने भी रूल्स हैं या जितनी भी सावधानियां हैं वो सारी एक जगह पे क्लब करके आप पढ़ सकते हैं। देयरफॉर कैटेगराइजेशन आपको बहुत मदद करता है। किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। और किस तरह कैटेगराइज किया जा सकता है आप देख सकते हैं। नाउन्स को आइडेंटिफाई करके उनकी कैटेगरीज डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी, कितने टाइप्स ऑफ नाउन्स है? पहली कैटेगरी है प्रॉपर नाउन्स, दूसरी है कॉमन नाउन्स, तीसरी है मटेरियल नाउन्स, चौथी है कलेक्टिव नाउन्स, पांचवी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन सारे शब्दों को, इनसे आप वाकिफ होंगे क्योंकि स्कूल लेवल पर इनके बारे में बहुत करीने से सलीके से पढ़ाया जाता है। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति के नाम को कह सकते हैं। वी हैव एन एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहां पर मोहन एक शब्द लिखा हुआ है, इसको मैंने एन सर्कल कर दिया है। मोहन एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जो इन जनरल कैटेगरीज को रेफर करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, पूरे के पूरे एक समूह को दर्शाने के लिए है। तो आप देख सकते हैं बॉय एक कैटेगरी है, जैसे कोई भी लड़का वो बॉय कहलाएगा, जबकि मोहन एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक व्यक्ति है, हर लड़के को मोहन का नाम नहीं दिया जा सकता है। देन मटेरियल नाउन जो वस्तुओं के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, थिंग्स के बारे में जिनसे आपको पता लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है अ चेयर कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ अ मटेरियल नाउन। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन्स, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाली बात है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में कलेक्टिव नाउन्स असंख्य हैं, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग आई एम स्टिल इनटू द प्रोसेस ऑफ एनकाउंटरिंग न्यू टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, अलग अलग प्रकार से कलेक्टिव नाउन्स। तो कुछ बेसिक कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम एक्सरसाइजेस के माध्यम से आपको बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इस वर्ड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वे चीजें जिनको आप टच ना कर पाए, वे चीजें जो अमूर्त रूप में हो, जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, वे चीजें एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं। तो आमतौर पे ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन स्टेजेस, वे सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कहलाते हैं। हम एग्जांपल से देख करके आगे जब एक्सरसाइजेस कराएंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं या कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं क्या है हमारे पास, ये आगे देख लेते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड कम्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स को ही हमने आगे किया है। एक और तरीका है नाउन्स को कैटेगराइज करने का। कैटेगराइजेशन बहुत मदद करती है। कैटेगराइज आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं किसी भी चीज को, जैसे ह्यूमन बींग्स को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, मेन एंड वुमेन, या स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 20 साल से ऊपर हैं और 20 साल से नीचे। तो नाउन्स को भी अलग अलग तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। there's another way of categorizing nouns, और वे हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकें, जिन्हें आप गिन सकें 1 2 3 4 5 6 करके। तो आमतौर पे जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा बॉयज एक एग्जांपल है काउंटेबल नाउन का। दूसरे प्रकार की चीजें अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो जिनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर नहीं, क्वांटिटी, जिनको हम मात्रा के आधार पर मापने का प्रयास करते हैं, वे अनकाउंटेबल है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे कि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल। कुछ एक एक्सेप्शन के रूप में हमने यहां पे लगा रखा है, सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। टाइम जैसा वर्ड है, उसको हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके सामने हमने देखा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का कंसेप्ट है। ये एग्जामिनेशन में डेफिनेशंस उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। विल कम ऑन टू द एक्सरसाइजेस जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है, यूज करते समय कॉशियस रहना है ताकि गलती ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। व्हाट वी हैव विद अस, कलेक्टिव नाउन्स। अब इस कैटेगरी को पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऑल्दो कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर भी आप देखें तो डायरेक्ट सवाल नहीं आते, बट कलेक्टिव नाउन को जानना एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। कलेक्टिव नाउन में जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छी होती है वे कलेक्टिव नाउन्स बहुत जल्दी पहचानते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं पहले ये समझ लें। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनसे समूह का बोध होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप वो वर्ड है जिससे लड़कों के समूह के बारे में आपको जानकारी मिल रही। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में अलग अलग प्रकार के समूहों को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि चाबियों का एक गुच्छा है, तो गुच्छा यहां पर क्या है, समूह का बोध करा रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे बच्चों का गुच्छा है, तो बच्चों का तो गुच्छा नहीं होता है। बच्चों के लिए क्या शब्द है, आप खुद सोचिए। बच्चों के लिए जो शब्द है वो है झुंड, बच्चों का झुंड, बच्चों का समूह, बच्चों की टोली, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। जहाजों का क्या होता है, जहाजों का आप सोच के देखिए, जहाजों का बेड़ा, मैं वर्ड यहां पर लिखता हूं, यहां पर जैसे अगर हम इसे देखते हैं यहां पर हियर वी हैव, जहाजों के लिए आप हिंदी में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है बेड़ा, जहाजों का बेड़ा, जहाजों का एक बड़ा सा बेड़ा। अंग्रेजी में इसका इक्विवेलेंट है फ्लीट। तो जिस प्रकार हिंदी में अलग अलग प्रकार के समूहवाचक शब्द होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में यू विल फाइंड डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलेक्शंस। अलग अलग प्रकार के कलेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एक वर्ड्स मैंने आपके सामने ऐसे ही एलिमेंट्री लेवल पर बहुत होते हैं, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन जानकारी बढ़ाने के लिहाज से हम लोगों ने इसका कुछ एक वर्ड्स का समावेश किया है आपके लेवल को देखते हुए। यहां पर देख सकते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बंच। दूसरा वर्ड देख सकते हैं अ डैश ऑफ सेलर्स, अगर आपके सामने हो, सेलर्स यानी कि जिन्हें हम जहाजी कहते हैं, जहाज पर जाते हैं और समुद्र में जहाज लेकर जाते हैं, तो वे उनका क्रू होता है, CREW। क्रू जो होता है वो अगर आप देखें क्या नाम है, पायलट जो होते हैं, क्या नाम है, विमान चलाने के लिए भी जो कंट्रोल में होता है वो क्रू होता है। तो क्रू जो वर्ड है बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला है, खासकर नेविगेशन और ड्राइविंग के फील्ड में जो कलेक्टिव नाउन्स इस्तेमाल करने हैं वो क्रू है। आगे अ डैश ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। आगे देखते हैं अ डैश ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स यानी कि भक्त, भक्तगण जब एकत्रित हो और अपने स्वामी के साथ अथवा अपने आराध्य के आसपास, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ ह्यूज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स हु हैव असेंबल्ड टुगेदर। कॉन्ग्रेगेशन, CONGREGATION। आगे देखते हैं अ शोल ऑफ फिश, शोल मछलियों का जो समूह होता है उसके लिए इंटरेस्टिंग वर्ड है शोल। जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं उनके लिए शोल बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है। लेकिन जो लोग जिन लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, लेटर स्टेजेस में अडॉप्ट किए, उनके लिए शायद ये वर्ड थोड़ा सा हो सकता है नया हो। शोल की जगह पे फिश के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, स्कूल। आप हैरान होंगे कि मछलियों का भी स्कूल हो सकता है। जी हाँ, मछलियों के लिए कलेक्टिव नाउन जो इस्तेमाल किया जाता है दैट्स ईदर शोल और स्कूल। आगे देखते हैं देन अ डैश ऑफ बीज, बी यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खियों के लिए कलेक्टिव नाउन है स्वार्म, SWARM, स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म जैसे कलेक्टिव नाउन्स का इस्तेमाल हम और कई चीजों के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो बहुत छोटी छोटी मात्रा में झुंड में आती हैं और उड़ती हुई होती हैं। लोकस्ट, आपने अगर ये सुना हो, लोकस्ट ये वर्ड अगर आपने कभी सुना हो, लोकस्ट, लोकस्ट टिड्डियों के दल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिड्डी यानी कि वे कीड़े जो फसलों को झुंड के झुंड करोड़ों की संख्या में आते हैं और एकड़ों फसल बर्बाद करके चले जाते हैं। तो कहा, जैसे हिंदी में हम कहते हैं टिड्डी दल का आक्रमण हुआ है, तो हम अंग्रेजी में कह सकते हैं अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट हैज अटैक्ड द फील्ड्स। स्वार्म कलेक्टिव नाउन है यहां पर। अ डैश ऑफ शिप्स, जैसे कि हिंदी में होता है जहाजों का बेड़ा, वैसे ही अंग्रेजी में जो शब्द है उसका इक्विवेलेंट वो है फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट के अलावा एक और कलेक्टिव नाउन है जो शिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं, फ्लोटिला, FLOTILLA, फ्लोटिला ऑफ शिप्स। छोटा समूह, 3-4 जहाजों का जो समूह होगा वो फ्लोटिला है, बड़ा है तो क्या हो जाएगा, फ्लीट। अ डैश ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स यानी कि भेड़िए, वुल्फ का प्लूरल वुल्व्स, VES। अ पैक ऑफ वुल्व्स, पैक यानी कि PAC के ये वर्ड इस्तेमाल किया, ये पैक
जो वर्ड है वो कार्ड्स के साथ भी लगता है, अ पैक ऑफ कार्ड्स। इसी प्रकार से अ पैक ऑफ वुल्व्स, तो भेड़ियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, पैक। आगे देख लेते हैं और क्या है, अ डैश ऑफ लायंस। 9 नंबर पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में नीचे हो गया है, इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। प्राइड ऑफ लायंस, PRIDE। प्राइड का तो वैसे एक मतलब और होता है गर्व, लेकिन लायंस का जो कलेक्टिव नाउन है उसके लिए प्राइड का इस्तेमाल किया जाता है। देन आगे देखते हैं, अ डैश ऑफ जजेस, पैनल ऑफ जजेस। पैनल बड़ा कॉमन वर्ड है, पैनल हुआ, बोर्ड हुआ, ज्यूरी जैसे कलेक्टिव नाउन्स है, तो ये लीगल फील्ड के कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इन्हें मगअप करना चालू करें, लेकिन कॉशियस रहें। आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, किस पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए कौन सा नाउन इस्तेमाल किया जाता है, उसको थोड़ा कॉशियस रहेंगे तो आप जल्दी जल्दी सीखेंगे। अगर आपको यहां से जो रीडिंग वॉल्यूम्स दिए गए हैं, आप अपने इंग्लिश के किट को उठाएंगे, उसमें वॉल्यूम 1 2 3 करके आपको दिए गए हैं। बैंक वाले किट में भी है और SSC वाले किट में भी है, उसमें खूब सारे कलेक्टिव नाउन्स आपको मेंशन किए गए हैं। आप वहां पर जो है जो आपको अच्छे लगे उन्हें आप देखें, सारे एक दिन में ना याद करें, अदरवाइज दिमाग में प्रेशर बहुत ज्यादा है, हे भगवान इतने कैसे याद होंगे। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हम और देख लेते हैं। 10 यहां पे लिखे हुए हैं। ये एक 10 की कैटेगरी और है। 20 हम लोगों ने एक आइडियल साइज इस प्रेजेंटेशन के लिए उठाया है। हियर वी सी अ पैक ऑफ वुल्व्स। मेरे ख्याल से ये हो चुका है, आई एम सॉरी, ये रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली स्लाइड में भी था अ पैक ऑफ वुल्व्स, इस स्लाइड में भी रिपीट हो गया पैक ऑफ वुल्व्स। अगला जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर अ होर्ड ऑफ सैवेजेस। सैवेज शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऐसे मनुष्यों के लिए जो जंगली प्रवृत्ति के हों। जंगली प्रवृत्ति का मतलब कबीलियाई संस्कृति, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है और थोड़ा सा उसमें जो है अपने उनके अलग किस्म के रिवाज होते हैं, सभ्य नहीं होते, असभ्य किस्म के रिवाज होते हैं अपने से तुलना करें तो सैवेजेस का जो समूह होगा वो कहलाएगा होर्ड, HORDE, अ होर्ड ऑफ सैवेजेस। आगे देखते हैं, व्हाट डू वी हैव, अ फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक जो वर्ड है वो बर्ड्स के लिए भी हमने इस्तेमाल किया था, और आप देख सकते हैं फ्लॉक हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है, शीप के लिए भी इस्तेमाल किया है। जैसे अगर हमको एक सेंटेंस लिखना हो, द शेपर्ड, शेपर्ड होता है चरवाहा, मैं स्पेल कर दूं अगर, द, ये भी एक नाउन है, द शेपर्ड टेंड्स टू हिज फ्लॉक, यानी वो अपने समूह, और समूह का है कौन सा समूह, शेपर्ड का नहीं, शीप का समूह, भेड़ों का समूह, उनको वो टेंड करता है। टेंड करने का मतलब उसकी देखभाल करता है या उनको उसकी रखवाली करता है। तो आगे देखते हैं, अ डैश ऑफ लॉज। लॉ जब बनता है, लॉज के लिए लॉ जब बनता है, आप लोग देख सकते हैं आम चर्चा में भी, टेलीविजन पे आप देख सकते हैं कि लॉ को बनाया, बहुत सारे लोकपाल बिल है, उससे पहले बिल आता है और उसके बाद लॉ बनता है। तो लॉ जो है, लॉज का जो समूह होता है वो कहलाता है कोड। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, तो व्हाट डज द वर्ड कोड रिप्रेजेंट? कोड इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसके लिए बहुत ही एप्ट कलेक्टिव नाउन है जो लॉज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अ कोड ऑफ लॉज। आगे देखते हैं, अ डैश ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स फूलों के लिए, बंच बहुत आइडियल वर्ड है, यहां पे हमने बुके इस्तेमाल किया है। बुके आप लोग, ये फेयरली कॉमन शब्द है, आजकल जो है हिंदुस्तानी संस्कृति में भी फूलों का बुके दिया जाता है और बहुत ही कॉमन हो गया है, इससे सभी वाकिफ हैं। तो बुके और बंच दोनों बड़े इजी किस्म के कलेक्टिव नाउन्स हैं। अ डैश ऑफ ट्रीज। ट्रीज के लिए कलेक्टिव नाउन क्लम्प। आप पुस्तकों में देखेंगे तो इंग्लिश वर्ड वो है, वो क्लम्प है। कई लोग फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज भी कहते हैं, बट द बेटर वर्ड इज क्लम्प ऑफ ट्रीज। जैसे हिंदी में पेड़ों का झुरमुट होता है, झुरमुट, तो पेड़ों का झुरमुट है, अंग्रेजी में उसी बात को हम कहेंगे अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, अ गैगल ऑफ गीज। गीज, इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस चाहते हैं आप करें। दरअसल एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसे हम गूज कहते हैं, उसका प्लूरल होता है, ये एक वचन है, गूज का प्लूरल होता है गीज। तो गूज चिड़िया का समूह, हमारे यहाँ ये कॉमन वर्ड नहीं है, कॉमन चिड़िया नहीं है गूज, हमारी संस्कृति की नहीं, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति में गूज बहुत ही कॉमन चिड़िया है। तो अ गैगल ऑफ गीज, तो ये कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आगे वर्ड है अ डैश ऑफ सर्वेंट्स।
सर्वेंट्स का या फॉलोवर्स का या फिर असिस्टेंट्स का समूह हो तो उसके लिए रेटिन्यू, ये वर्ड है। आगे अ डैश ऑफ चिकन, छोटे चूजे, चूजों का यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, न्यूली हैच्ड चिकन, तो उनके लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है अ ब्रूड ऑफ चिकन, ये कलेक्टिव नाउन है। और अ डैश ऑफ एग्स, तो एग्स का यानी अंडों का अगर आप देख सकते हैं कि समूह है तो वो क्लच ऑफ एग्स, या फिर आजकल जैसे व्यवस्थित तरीके से हम लोग अंडों को क्या नाम है क्रेट में सजा करके बेचते हैं, तो अ क्रेट ऑफ एग्स भी हम लोग कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन बहुत सारे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट कलेक्टिव नाउन्स बट एन ओवरव्यू ऑफ नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स आपको जहां जहां मिले, अखबार में, जनरल रीडिंग के दौरान, सुनने में, कॉमिक्स में, कहीं पर भी, जितना आप पढ़ें कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर ध्यान दें, और जितना आप ध्यान देंगे तो विश्वास कीजिए आप इंप्रूव करेंगे। दैट्स द वे आई हैव डन इट दिस वे, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, आप भी करिए। ठीक, इसको हम प्रेजेंटेशन को अपना आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। विल हैव द नेक्स्ट स्लाइड, इसको इरेज किया, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। जिन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, वे इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत इस वजह से भी करते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको, पहले तो मतलब समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है वो सारी चीजें, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट विच डज नॉट हैव अ मटेरियल फॉर्म और अ फिजिकल फॉर्म, वह जो अमूर्त रूप में विद्यमान हो, मूर्त रूप से आपके प्रत्यक्ष ना हो, वो एब्स्ट्रैक्ट। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया है ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरीज में आ सकते हैं। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। अब ईमानदारी कोई वस्तु नहीं है जो जिसे आप छू करके देख सकें। ईमानदारी एक भावना है जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है और उसके एक्शन से, उसकी गतिविधियों से पता लग जाता है, उसके इन जनरल कैरेक्टर से पता लग जाता है कि व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं। तो ईमानदारी गुण होने की वजह से जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी। आगे कंपैशन, कंपैशन मतलब किसी के अंदर करुणा की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना, तो कंपैशन भी एक कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉरो, दुख, हैप्पीनेस, एंगर, ये सारे वर्ड्स जो इमोशंस को या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाएंगे। करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे वर्ड देखते हैं और एग्जांपल हम देख सकते हैं ह्यूमन स्टेजेस ऑफ लाइफ, इंसानी जीवन की अवस्थाएं, मानव जीवन की अवस्था। जैसे मैं कहूं चाइल्डहुड यानी आप देख सकते हैं बचपन, या आप देख सकते हैं कि व्यक्ति और छोटा हो तो इन्फेंट, इन्फेंसी की जो अवस्था, इन्फेंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शैशव अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, टीनेज आप देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं एडोलसेंस यानी आप प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए। तो ये सारे वर्ड्स हैं, चाइल्डहुड हो गया, टीनेज हो गया, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। अक्सर जो लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन से या प्रॉपर नाउन से फॉर्म कर लेते हैं या किसी और वर्ड से, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं, वे इंग्लिश में रिच कहलाते हैं कि हाँ भाई इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना पाने की कैपेबिलिटी। कोई तरीका, जैसे मैं आपसे कई मैं एग्जांपल के रूप में देख सकता हूं कि जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने आते हैं, मैं कुछ एक वर्ड लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक वर्ड लिखा मार्टर, MARTYR। अब मार्टर का मतलब होता है शहीद, हिंदी में एक वर्ड है शहीद। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हिंदी में होगा वो होगा शहादत, हिंदी या उर्दू जो भी हम कहें हिंदुस्तानी लैंग्वेज में शहादत। अंग्रेजी में मार्टर का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगा वो होगा मार्टरडम। तो डम लगा देना, कहीं पे ENC लगाते हैं, कहीं पे ION लगाते हैं। जैसे कोई वर्ड है, मान लीजिए मैंने कहा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होगा कॉन्फिडेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो लोग बना लेते हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आपको जहां जहां वर्ड मिले, कोई भी नाउन मिले तो तुरंत अपने आप में विचार करें कि इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा। कोई वर्ड, जैसे मैं अगर आपके सामने आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग सभी कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स। तो आपसे कोई पूछे कैंडिडेट का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा, तो कैंडिडेचर, TURE लग जाएगा। ध्यान थोड़ा सा, अगर आप ये बात आपको हिंदी में करवाया गया है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना, आपने निर्माण किया एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में, आप देख सकते हैं।
ईमानदारी आपको पता है, जैसे आपको पता है कि क्या नाम है, ईमानदार वर्ड से क्या बनता है, ईमानदारी, ये आपको पता है। लेकिन अपना वर्ड से अपनापन बनता है, ये प्रैक्टिस से पता लगते हैं। तो आप इसके ऊपर फोकस करते हैं। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, देखते हैं क्या है हमारे पास प्रेजेंटेशन में। अब नाउन्स के इस्तेमाल को लेकर के कुछ एक सावधानियां जो बरतनी पड़ती हैं, उनको लेकर के रूल्स के फॉर्म में हमने कुछ चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से इस स्लाइड के ऊपर पेश किया है। सबसे पहले पहला रूल है, मैं रीड डाउन कर देता हूं, आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। प्लेस द नाउन बिफोर अ प्रॉपर नाउन, सॉरी प्लेस द कहा है मैंने, प्लेस द नाउन नहीं कहा है। आप थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। लिखा हुआ है प्लेस द को इन्वर्टेड कॉमा में डाला गया। प्लेस द बिफोर अ प्रॉपर नाउन दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अब इसको मैं अनुवाद करके बता देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि साहब जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करें, और प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर रहे हो कि वो प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रॉपर नाउन जिससे हम सभी वाकिफ हैं, किसी भी विशेष व्यक्ति अथवा जगह के नाम को या कोई स्पेसिफिक नेम है तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी कॉमन सी बात है कि उसके आगे आपको द नहीं लगाना चाहिए और उसको कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मिस्टर मनमोहन सिंह इज द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें न्यू दिल्ली और इंडिया और मिस्टर मनमोहन सिंह, इनके सामने आपको द लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कई बार प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के सेंस में ना करके कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं, यहां पे देखिए अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द फ्यूचर। अब यहां पर देखिए अर्जुन जो है यहां पे एक प्रॉपर नाउन है और सचिन तेंदुलकर भी एक प्रॉपर नाउन है, मगर इस सेंटेंस में नहीं, इस सेंटेंस में उसका प्रयोग किया जा रहा है एक कॉमन नाउन के रूप में। कोई भी व्यक्ति जो सचिन की तरह कल क्रिकेट खेल सकता है उसको सचिन का नाम दिया गया, या आज भी खेलता हूं, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द क्लास। तो यहां पर ये प्रॉपर नाउन नहीं है, यहां पर ये फंक्शन कर रहा है किसकी तरह, मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं, इट इज फंक्शनिंग एज अ कॉमन नाउन। कुछ सेटिंग में लिख नहीं रहा है, कॉमन वर्ड लिखा हुआ है वहां पर, अगर आप उसे ले लें फोकस में, कॉमन नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो इस वजह से ये रॉन्ग है, हमने यहां पे रॉन्ग करके रखा हुआ, इसका आई एम सॉरी, ये रॉन्ग नहीं, ये सही है, दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट क्यों है, क्योंकि हमको यहां पे द लगाना चाहिए था और द लगा हुआ है। टाइप करते समय पहले ये था कि द नहीं लगेगा, फिर एक्चुअली सही सेंटेंस ही आ गया है, तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, इसको रॉन्ग ना माना जाए, ये एरर माना जाए। अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द फ्यूचर, ये करेक्ट सेंटेंस है। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी वो सचिन से पहले द लगना था। प्राय हम लैंग्वेज में कई बार इस प्रकार से हम लोग वर्ड सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये कहना गलत होगा, हमें कहना चाहिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप हिस्ट्री पढ़े तो वहां पर आपको वर्ड्स मिलेंगे, आपको सेंटेंस मिलेंगे। जैसे आप कहें कि समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश का एक राजा है, समुद्रगुप्त इज कंसिडर्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, नहीं द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आप द का इस्तेमाल आप करेंगे जब कभी भी आपको प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह करना। ठीक, आगे देखते हैं। एक और रूल दिया है, कलेक्टिव नाउन्स शुड बी यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नीड। कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और प्लूरल की तरीके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी जैसी आवश्यकता हो, आप जैसा इसका इस्तेमाल कर रहे हो। आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को आप प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखते हैं, कंसिडर द वर्ड ज्यूरी। अब इस वर्ड ज्यूरी को हम थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। ये देखिए स्क्रीन थोड़ा सा आपके सामने साफ हो गया। अब इस वर्ड ज्यूरी के बारे में हम बात करेंगे। ज्यूरी वर्ड हो सकता है आपने सुना हो, ये एक कलेक्टिव नाउन है, कॉमन वर्ड है। जिन्होंने नहीं सुना है उनको हम बता दें, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है जो जजेस के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और ज्यूरी जब कभी भी डिसीजन देती है तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिसीजन, ज्यूरी सिंगुलर तरीके से भी इस्तेमाल की जा सकती है और ज्यूरी प्लूरल तरीके से भी इस्तेमाल की ज्यूरी को प्लूरल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज्यूरी ने अगर कोई एक्ट किया है, कोई कार्य किया है और वो कार्य उसने यूनानिमसली किया है, एक मत तरीके से, एक सिंगल यूनिट के रूप में किया है, तो उस स्थिति में वो सिंगुलर होगी। और अगर ज्यूरी ने काम कुछ ऐसा किया है कि उसका ओपिनियन डिवाइडेड है, उसमें साफ तौर पे डिवाइडेड ओपिनियन की बात आ रही है, तो वहां पर ज्यूरी जैसी चीज क्या हो जाएगी, ज्यूरी जैसा कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाएगा। आप इन दोनों सेंटेंस में एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिखा है द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनानिमसली। यूनानिमसली इस वर्ड को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फोकस किया जाए। यूनानिमसली का मतलब होता है, इसको मैं एरो लगा करके यहां लिखता हूं, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत से लिया गया फैसला, जिसमें किसी प्रकार का मत विभाजन नहीं है, सभी लोग एक मत थे। और जब फैसला ऐसा लिया गया है तो भैया वहां पर ज्यूरी सिंगुलर है, उसे प्लूरल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। और आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में इसको प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया गया, तो यहां पर देयर का इस्तेमाल गलत है, यहां पर इट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, ITS, इट्स डिसीजन। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। मैं कहना चाहता था कि आपको देयर के स्थान पे इट्स, ITS, क्योंकि सिंगुलर, और ये सेंटेंस चूंकि गलत है इसलिए इसको राउंड में हमने मार्क करके रखा हुआ है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहां पर हमने वर का इस्तेमाल किया, वर यानी जो वॉज का प्लूरल फॉर्म है, और ज्यूरी चूंकि डिवाइडेड थे इसलिए प्लूरल का इस्तेमाल यहां पे करना सही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको प्लूरल फॉर्म था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला वर सही है और ये वाला देयर क्या है, गलत। ठीक, तो ये दो रूल्स हमने देखे हैं कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आगे स्लाइड को देखते हैं, आप इसे समझ सकते हैं आप अपने वीडियो में देख करके। वी हैव 2 more रूल्स, और इन रूल्स को हम लोग यहां देख लेते हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूल आपके सामने है, रूल नंबर 3 जिसे हम कह सकते हैं, उसको मैं रीड करता हूं, आप मेरे साथ रीड करें। कलेक्टिव नाउन शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन द न्यूटर जेंडर। अब जेंडर अगर आप देखें तो कॉमन पार्लेंस में हम जेंडर्स के बारे में बात करते हैं, तो एक जेंडर तो होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल हम लोग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। और कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमको ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन, हमको इस्तेमाल करना चाहिए न्यूटर जेंडर। इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। मोहन हैड अ फ्लॉक ऑफ शीप। मोहन के पास भेड़ों का एक झुंड था। एंड ही केप्ट अ हर्ड्समैन फॉर हर मेंटेनेंस। अब यहां पर ये जो वर्ड है हर का इस्तेमाल किया गया, ये हर का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, फ्लॉक ऑफ शीप के लिए। और देखने में लगता है कि ये शीप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर ये शीप के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है फ्लॉक के लिए। फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है, और जैसा कि हमारा रूल कहता है कि आपको कलेक्टिव नाउन्स के साथ न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहां पर हर का प्रयोग गलत है। हर के स्थान पर आपको प्रयोग करना चाहिए था इट्स का। यानी इस सेंटेंस का सही फॉर्म, सही स्वरूप होगा, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। मोहन हैड अ फ्लॉक ऑफ शीप, ही केप्ट अ हर्ड्समैन फॉर इट्स मेंटेनेंस, ना कि हर मेंटेनेंस। तो ये रॉन्ग की जगह फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमने जानबूझ के रॉन्ग के लिखा हुआ था, आप लोग वीडियो में इसे देख सकते हैं। We'll move on to the next rule, हम लोग देख लेते हैं इसको। मैंने जो चीजें एडिटिंग की थी उसे हटा दिया। Always use the neuter gender with young ones and small animals. सजीव वस्तुओं के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, जिनमें जान है, प्राण है, उन सब के लिए तो हमको या तो मैस्कुलिन इस्तेमाल करना चाहिए या फेमिनिन। लेकिन अगर हम किसी ऐसे जीव के बारे में बात कर रहे हैं जो साइज में बहुत छोटा है, यंग वन है, नवजात है, तो उसके लिए हम जेंडर का डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, उसे हम इधर मैस्कुलिन या फेमिनिन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी या किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में तो जब आप कहेंगे बच्चे ने अपना दूध पिया, तो क्लियर है कि बच्चा यहां पर क्या है, लड़का है। बच्ची रो रही थी, तो बच्ची यहां पर क्या है, लड़की है। लेकिन इंग्लिश में बेबी क्या है, उसके साथ ना आपको मैस्कुलिन यूज करना है ना फेमिनिन यूज करना है। आपके लिए जो वर्ड है, द बेबी लिसन्ड टू हिज मदर्स वॉइस, यहां पर ये जो हिज का इस्तेमाल है ये गलत है, क्योंकि आप उसे लड़का या लड़की के रूप में आप कैटेगराइज कर रहे हैं, जबकि हमने साफ तौर पे कहा है कि आपको यहां पर न्यूट्रल जेंडर रखना है। तो यहां पर हिज के स्थान पर आपको क्या करना चाहिए था, इट्स।
यही सावधानी आपको बरतनी है स्मॉल एनिमल्स के साथ, छोटे जानवर जिनके लिए जेंडर डिस्टिंक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है, जैसे माउस हो गया, स्क्विरल हो गई, गिलहरी। आप देख सकते हैं द माउस रैन टू गेट हिज चीज, चूहा जो है अपने चीज यानी कि पनीर के उस टुकड़े के लिए दौड़ा। तो यहां पर हिज नहीं होना चाहिए था, यहां पर भी इट्स होना चाहिए था। तो आप नाउन के इस्तेमाल को लेकर के दो सावधानियां, एक तो हमने यहां पर आपको बताया था कि हर नहीं, यहां पर भी इट्स होना था, और ये तीन जगह पर इट्स यहां पर, इट्स यहां पर और इट्स यहां पर। तो ये दोनों रूल्स के माध्यम से हमने इसको स्पष्ट किया। आगे देखते हैं आगे और हम क्या कर सकते हैं इसमें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर एक रूल लिखा हुआ है, इस रूल को सबसे पहले हम रीड आउट कर लेंगे जिससे हमें सुविधा हो जाएगी। एट टाइम्स वी यूज द ह्यूमन जेंडर विद नॉन लिविंग थिंग्स। इनएनिमेट चीजें, ऐसी चीजें जिनमें प्राण नहीं है, उनके साथ भी हम ह्यूमन जेंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि मैस्कुलिन या फेमिनिन। और किन किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टेंसेस में हम ऐसा करते हैं उसको हम देख लेते हैं। आई रीड इट आउट फॉर यू, मैं पढ़ता हूं। द ओशन रोड विद ऑल इट्स माइट एंड स्वॉलोड द शिप। अब यहां पर एक वर्ड है जिस पर मैं चाहता हूं फोकस करें, मैंने येलो कलर का भी इस्तेमाल किया है इस वर्ड को फोकस करने के लिए। माइट, माइट का मतलब होता है प्रचंड शक्ति, बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, माइट का मतलब ये होता है ताकत, फोर्स। और ओशन ने रोर किया, गरजा। तो यहां पर ओशन वैसे तो क्या है, इनएनिमेट है, लाइफ नहीं है उसमें, लाइफलेस है, लेकिन जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं माइट हो गया, ऐसा वर्ड जो है जो उसमें हम उसमें क्या कर रहे हैं, ह्यूमन फॉर्म को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको जेंडर भी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए था, ह्यूमन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन। और जो माइट जैसे वर्ड हैं वे हम आम तौर पे हम ये एक मैस्कुलिन क्वालिटी है, पुरुषवाचक गुण है, जिसमें हम जैसे हम हिंदी में भी कहें तेज हुआ, ओज, प्रताप, शौर्य, ये सब मैस्कुलिन क्वालिटीज है। वैलर, करेज। ऑन द कॉन्ट्री ब्यूटी, ये फेमिनिन क्वालिटी है। केयर, लव, कंपैशन, दैट्स हाउ लिटरेचर गोज। तो यहां पर जो है, यहां पर इट्स माइट के स्थान पर यहां पे ज्यादा बेहतर होता, कुछ जगहों पर फिगर ऑफ स्पीच में इट्स की जगह आपको क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉरी हर नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि मैस्कुलिन क्वालिटी है, हमको यहां पर इट्स के स्थान पर हिज माइट इस्तेमाल करना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर। आगे, नेचर प्रोवाइड्स शेल्टर टू ऑल इट्स चिल्ड्रन। दोबारा इस सेंटेंस को देख लेते हैं। नेचर प्रोवाइड शेल्टर टू ऑल इट्स चिल्ड्रन इन इट्स केयरिंग आर्म्स। ये भी गलत कहलाएगा। क्यों? नेचर क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। अब नेचर वैसे तो इनएनिमेट है, इसमें कोई गुण नहीं है, गुण नहीं, लाइफ नहीं है इसमें, लेकिन यहां पर बात की गई है नेचर के बारे में कि वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, और यहां पर नेचर के ममता वाले, करुणा वाले एस्पेक्ट को टच किया गया है। तो यहां पर भी अगेन यहां पर इट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, ये एक फेमिनिन क्वालिटी है, यहां पर आपको हर का इस्तेमाल करना था, हर चिल्ड्रन। जैसे मां अपने बच्चों को जो है स्नेह देती है, वैसे नेचर अपने ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमंस को स्नेह देती है। आगे एक यहां पर हाउ एवर वर्ड का इस्तेमाल करके हम इन्हीं दो रूल्स में एक्सेप्शन भी जोड़ने जा रहे हैं। However, while making measurements, we do not use the living gender. अगर हमको मेजरमेंट की बात करनी हो, किसी चीज को मापने की बात करनी हो, किसी चीज की थाह लेने की बात करनी हो, किसी चीज की बाउंड्रीज को सेटअप करने की बात करनी हो, तो फिर हम यहां पर जो है लिविंग जेंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब वीनस के बारे में एक बात बता दूं, वीनस जो है उन्हें गॉडेस ऑफ ब्यूटी माना जाता है। तो जब कभी भी वीनस का जिक्र गॉडेस ऑफ ब्यूटी की तरह होगा ग्रीक माइथोलॉजी या रोमन माइथोलॉजी के अनुसार, तो वहां पर उसके साथ आप शी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब एक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, इट इज ये कह सकते हैं कि साहब ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, इवन मोर देन मर्करी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहां पर वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, कैन यू कैलकुलेट इट्स टेम्परेचर। यहां पर जो है, यहां पर हिज टेम्परेचर या हर टेम्परेचर के स्थान पर इट्स का इस्तेमाल सही है। लेकिन वीनस अगर गॉडेस ऑफ ब्यूटी के टर्म्स में होती तो वहां इट्स के स्थान पर क्या होता, हर होता। तो ये एक सिंपल सी बात है जो हम इस स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहते थे कि कैसे आप नाउन के साथ जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को, जेंडर वाली ही बात हम आगे बढ़ा रहे हैं, विल टेक इट फॉरवर्ड। नाउन एंड जेंडर यहां पर लिखा है। लर्निंग जेंडर,
कुछ बात को हम जरा पॉइंट आउट करके बताना चाहते हैं। द नाउन्स दैट डिनोट आइदर ऑफ द जेंडर्स आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कुछ एक वर्ड्स होते हैं, कुछ एक नाउन्स होते हैं जिनके लिए, जो हम दोनों ही जेंडर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब स्टूडेंट लड़का भी है और लड़की भी है, तो उसके लिए द स्टूडेंट दोनों तरह के जेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टूडेंट वॉज डूइंग हिज जॉब, द स्टूडेंट वॉज डूइंग हर जॉब, चलेगा दोनों, हिज हर दोनों चलेंगे। रीडर हो गया, टीचर हो गया, इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, आइदर ऑफ द जेंडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता जिसे हम लोग कहते हैं, म्यूजिशियन, स्टेट्समैन, स्टेट्समैन किसी देश का जो सर्वमान्य लीडर होता है जिसे वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन मिलती है, वो स्टेट्समैन होते हैं। मोनार्क, पेरेंट, चेयरमैन, स्पोर्ट्समैन, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर आप क्लियरली डिमार्केट नहीं कर सकते कि साहब ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन, तो बोथ जेंडर्स आर अलाउड। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें, हिज लगाएं, हर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। बात को आगे हम बढ़ाते हैं। We'll move on to the next slide. What do we have? Learning gender में ही एक और बात, हम फिर बात कर रहे हैं कुछ क्वालिटीज के बारे में, जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। कुछ नाउन्स होते हैं जो मैस्कुलिन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आमतौर पे लिटरेचर में हम फीमेल्स के साथ, विमेन के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे मैस्कुलिन क्वालिटीज का हम एग्जांपल लें तो स्ट्रेंथ, वायलेंस, करेज, वैलर, ये सारे शब्द जो हैं वो मैस्कुलिन क्वालिटीज के बारे में इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो जैसे हम ये सन हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, इन सब शब्दों के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं। आगे हम इसी में हम जैसे हमें आप देख सकते हैं, डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। डेथ के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? हिम। ये डेथ को हम मेल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम हिमसेल्फ हील्स ऑल द वुंड्स। कई जगह पे आपको इटसेल्फ भी मिल जाएगा, आपको कई जगह पे, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ टाइम इटसेल्फ भी होता है, टाइम हिमसेल्फ भी होता है, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब हम मैस्कुलिन क्वालिटी को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो वहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं इसमें। निम्न केसेस में, ये सारे कुछ एक वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ, इन नाउन्स के साथ हम जानबूझ करके फेमिनिन जेंडर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल साइड को। जैसे नेचर हुआ, स्प्रिंग हुआ, लिबर्टी हुआ, जस्टिस हुआ। जब कभी भी इन सारे वर्ड्स में हम ह्यूमन पार्ट को तलाशने की कोशिश करेंगे तो उन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे? फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा है, स्प्रिंग ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ जॉय एंड होप विद इटसेल्फ, नहीं, हर सेल्फ। उसमें जब कभी भी ह्यूमन फॉर्म तलाश करेंगे तो वो फेमिनिन फॉर्म आएगा। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपकी बुक्स में आपको अवेलेबल मिलेंगे, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। आपको मगअप करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको पता लगेगा। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम देख लेते हैं इस स्लाइड में सिंगुलर एंड प्लूरल। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्लाइड देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के प्रायः बहुत गलतियां होती हैं। कॉमन फॉर्म में जो लोग बोलने के आदी नहीं है, वे लोग गलतियां करते हैं सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल करते समय। और अगर एग्जामिनर को नाउन्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाने हो एरर्स के रूप में, तो सिंगुलर एंड प्लूरल के ऊपर वो फोकस करके एरर्स का निर्माण करता है और एग्जाम में डालता है। तो हम देख लेते हैं। आमतौर पर ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज के प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए इंग्लिश में आप या तो एस या तो ईएस का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा कॉमन होता है। बॉय का है तो बॉयज लिख देंगे, जैसे आपने देखा BOY बॉय, और उसके बाद में उसका प्लूरल फॉर्म आ जाएगा बॉयज। आप देख सकते हैं कि बेबी BABY, तो इसके आगे BABIES, ऐसे करके प्लूरल बनाया जाता है। थोड़ी छोटी छोटी चीजें देखनी होती है। कई जगह VES लगता है, कई जगह OES लगता है, कई जगह ES नहीं लगता है। तो अगर आप आपको स्कूल लेवल की ग्रामर की किताब उठा लें या फिर आपको जो मटेरियल यहाँ पे मिला हुआ है, तो उसमें आपको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने वाले कुछ एक सिंपल बातें बताई हैं। आई वॉन्ट यू टू रीड देम, उसे आप पढ़ सकते हैं।
आप अपने टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं जिनसे आप डायरेक्टली पढ़ रहे हैं फेस टू फेस, तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी। कुछ एक सिंगुलर एंड प्लूरल वाले पार्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन या फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल केसेस, ध्यान देने वाली बात है। जैसे इन स्पेशल केसेस को देखें कि आप देखें यहां पर प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आई या ई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फंगस, फंगस का प्लूरल फंगसेस ईएस करके नहीं होता है कि आप साहब जो है यहां पर ईएस लगा देंगे, नहीं, ये तरीका गलत है। फंगस का प्लूरल फंगाई, कई लोग इसे फंजाई भी उच्चारित करते हैं, वे फंगाई होता है, ठीक है। लोकस, लोकस अगर आपने ये वर्ड सुना हो, इसे लोसाई, कई लोग इसे लोकाई कहते हैं लेकिन लोसाई सही है। लोकस का लोसाई मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है 8th या 9th की तरफ अगर आप जाएंगे तो लोकस की डेफिनेशन है 8th या 9th की बुक में, आप मैथ्स की बुक में देखेंगे। लोकस इज द पार्ट ट्रेस्ड बाय अ गिवन पॉइंट अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस, तो वो मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। लोकस का प्लूरल लोसाई। इसी तरह से रेडियस, ये भी मैथ्स में आपने बहुत सुना हुआ है, रेडियस जिसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, उसका प्लूरल रेडियाई। सिलेबस से आप वाकिफ हैं, पाठ्यक्रम जिसे आप कहते हैं उसका प्लूरल सिलेबाई। आप फोकस है, फोकस जहां पर कोई पॉइंट है, लाइट को या इमेज को हम फोकस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फोकस का प्लूरल है फोकाई। इसी प्रकार से कैक्टस का कैक्टाई, कैक्टस जिसे एक प्लांट होता है, डेजर्ट का प्लांट है, नागफनी, उसका प्लूरल। डाई का प्लूरल डाइस, डाई यानी कि पासा जो चौपड़ के गेम में इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्लूरल है डाइस। फिर आप देख सकते हैं माउस, माउस जो कंप्यूटर वाला माउस नहीं, मैं बात कर रहा हूं वो चूहे वाला माउस, उसका प्लूरल माइस होता है। तो ये प्लूरल्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल्स को हम थोड़ा सा देखते जाएंगे इन्हीं स्लाइड्स के माध्यम से। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये अगले स्लाइड में सिंगुलर एंड प्लूरल को हम लोगों ने कंटिन्यू करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आपके सामने। यहां पर देखें आई ए करके प्लूरल बनाने की कोशिश की गई। आपके सामने कोई पूछे स्टेडियम है, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडियम्स नहीं होता है, स्टेडियम का प्लूरल होता है स्टेडिया। इसी प्रकार से पोडियम, पोडियम वो लकड़ी का पार्ट होता है जिसके ऊपर किसी चीज को रखा जा सकता है। आप इनाम लेने जाते हैं तो लोगों को 1, 2, 3 ओलंपिक्स में आप देखते होंगे, तो वो भी पोडियम का एग्जांपल है, पोडियम पे व्यक्ति खड़ा है, तो पोडियम का प्लूरल क्या है? पोडिया। फिनोमिनन, NON, इसका प्लूरल होता है फिनोमेना, ENA, ध्यान देने वाली बात है। आगे देख सकते हैं क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया आपने सुना होगा, इस चीज को करने का क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया यानी आपके वो नियम क्या है, वे शर्तें क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एजेंडम, एजेंडा, ये जानबूझ करके एक हमने रॉन्ग डाला है। जैसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना, अक्सर वो डाल देता है व्हाट इज द एजेंडम फॉर टुडे। एजेंडा एक ऐसा वर्ड होता है जो सिंगुलर में भी इस्तेमाल किया जाता है एजेंडा के रूप में ही, और प्लूरल में भी इस्तेमाल किया जाता है एजेंडा के रूप में ही। आई थिंक वी हैव लॉस्ट आवर स्लाइड, आई होप नहीं, वी हैव गॉट इट, थैंक यू। तो एजेंडम का प्लूरल एजेंडा नहीं होगा, एजेंडा सिंगुलर में भी एजेंडा है और प्लूरल में भी एजेंडा, ये वाला पार्ट गलत है, यहां पर भी सिंगुलर में भी वो क्या होगा? एजेंडा ही होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बैक्टीरियम, ये वर्ड है, इसका प्लूरल बैक्टीरिया होता है, अक्सर सुनते हैं बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का प्लूरल, बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। मेमोरेंडम प्लूरल होता है मेमोरेंडा, ठीक है, ज्ञापन जिसे कहते हैं। आगे ओवम, उसका प्लूरल है ओवा। तो ये सिंगुलर प्लूरल है, थोड़ा सा इनको अगर कॉशियसली देखा जाए तो आप देख सकते हैं, बुक्स में भी है, वहां भी देख सकते हैं आप। अगर कुछ एक सिंगुलर एंड प्लूरल हैं जिनको हम इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, और एक छोटी सी यहीं पर ही हम इस स्लाइड में बात करते हैं। नाउन्स का जो चैप्टर है, इट इज इन 2 पार्ट्स एंड दिस विल बी द लास्ट स्लाइड ऑफ पार्ट 1। इसको थोड़ा सा, इस बात को आप माइंड रखें, सेकेंड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्लूरल क्या है? मैट्रिसेस। एपेक्स, एपेक्स यानी शिखर, उसका प्लूरल एपेक्सेस नहीं है, एपिसेस, ICES। क्राइसिस, उसका प्लूरल है क्राइसिस, ES करके लिखा हुआ है। बेसिस का प्लूरल बेसिस। हाइपोथेसिस का प्लूरल हाइपोथेसिस, ES करके लगाएगा। पैरेंथेसिस का प्लूरल पैरेंथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि सिंगुलर का इस्तेमाल हमने कैसे प्लूरल में किया है। तो ये याद करने के लिए बेहतर चीज हो सकती है, लिस्ट है जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे तो आप याद भी कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा उसको एक दिन में नहीं याद करने की कोशिश करिए, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन के पार्ट 1 को तो विल स्टॉप इट एट दिस जंक्शन।
हम इसे सेकंड पार्ट में चालू करेंगे और फिर आगे से हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन।